इस बार हुसन ने कुदरे नागवारी से कहा, मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे? माई फुट, मीर दिमाग खराब है कि मैं किसी से मोहब्बत करूंगा, और वो भी उस उम्र में। सालार ने तहकीर आमेज अंदाज में कहा, यही तो, मैं भी यही कह रहा हूं कि फिर तुम क्या कर रहे हो? सालार ने इस बार असे तफसील से इमामा और उसके मसले के बारे में बताया। उसने एहसन को सिर्फ ये नहीं बताया था कि वो लड़की वसीम की बहन है, क्योंकि हुस्न वसीम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उससे तफसीलात सुनने के बाद हुसन ने पहला सवाल ही ये किया था, वो लड़की कौन है? सालार ने बेअख्तियार एक गहर एहसास लिया। वसीम की बहन। वाट? हुसन बेअख्तियार उछला। वसीम की बहन? वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, तुम्हारा है। दिमाग खराब हो गया है। तुम क्यों ख्वामख्वाह इस तरह की हमाकत कर रहे हो? वसीम को बता दूं, इस सारे मामले के बारे में मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं, मशूरा मांगने नहीं। सालार ने नागवारी से कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? हुसन ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा, तुम निकाह खुआ और कुछ गवाहों का इंतजाम करो, ताकि मैं उससे फोन पर निकाह कर सकूं। सालार ने फौरन ही काम की बात की। मगर तुम्हें ये निकाह करके क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, मगर मैं किसी फायदे के बारे में सोच भी कब रहा हूं। दफा करो सालार उस सब को। तुम क्यों किसी दूसरे के मामले में को दुरहे हो, और वो भी वसीम की बहन के मामले में? बेहतर। सालार ने उस बार दृष्टि से उसकी बात काई। तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मदद करने से बाकी चीजों के बारे में परेशान होना तुम्हारा मसला नहीं है। इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर तुम ये सोच लो कि यह सब बहुत खतरनाक है। इस बार फ्रेंच फ्राइज खाते हुए कुछ मुतमईन अंदाज में कहा, बस एक बात, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं, पता नहीं चलेगा। वो यहां नहीं है, कराची गए हुए हैं, और अभी कुछ दिन वहां रखेंगे। वो यहां होते, फिर मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता। सालार ने उसे मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। अपना बर्गर तकरीबन खत्म कर चुका था। हुसन अब अपना बर्गर खाते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मगर सालार उसके तासरात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो जानता था कि हुस्न उस वक्त अपना लायहा अमल तय करने में मसरूफ है। उसे हुस्न से किसी कस्म का खौफ या खतरा नहीं था। वो उसका बेहतरीन दोस्त था। हुस्न ने निकाह के इंतजामात बहुत आसानी से कर लिए थे। सालार ने उसे कुछ रकम दी थी, जिससे उसने 3 गवाहों का इंतजाम कर लिया था। चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। निकाह ख्वाह को अंदाजा था कि इस निकाह में कोई गैर मामूली कहानी थी, मगर उसे भारी रकम के साथ इतनी धमकियां भी दे दी गई थीं कि वो खामोश हो गया। हुस्न सहपहर के वक्त इस निकाह ख्वाह और तीनों गवाहों को ले आया था। वो सब सालार के कमरे में चले गए थे। वहीं बैठकर निकाहनामा भरा गया था। सालार इमामा को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्रा वक्त पर फोन पर निकाह ख्वाह ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सालार ने मुलाजमा के जरिए इमामा को पीपर्स भजवा दिए थे। उमामा ने पीपर्स लेते ही बरक रफ्तारी से इन पर साइन करके मुलाजमा को वापस दे दिए थे। मुलाजमा उन पीपर्स को वापस सालार के पास ले आई थी, मगर वो बड़ी तरह तजस्सुस का शिकार थी। आखिर वो लोग कौन थे जो सालार के कमरे में थे, और ये पीपर्स कैसे थे जिन पर इमामा ने साइन किया था? उसका माथा ठटक रहा था, और उसे शिबा हो रहा था कि हो ना हो वो दोनों आपस में शादी कर रहे थे। सालार को पीपर्स वापस देते हुए वो पूछे बगैर रह नहीं सकी थी, ये किस चीज के कागज हैं सालार साहब? उसने ने बज़ाहिर सादगी और मासूमियत से पूछा। तुम्हें उससे क्या? जैसे भी पीपर्स हूं, तुम अपने काम से काम रखो। सालार ने दृष्टि से उसे झड़क दिया। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, उस सारे मामले के बारे में अगर तुम अपना मनह बंद रखोगी तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या जरूरत है जी किसी से भी इस बारे में बात करने की? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। आप इत्मीनान रखें साहब जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुलाजमा फौरन घबरा गई थी। सालार वैसे भी इतना खड़ मिजाज था कि उसे उससे बात करते हुए खौफ आया करता था। सालार ने कुछ नखवत भरे अंदाज में सर को झटका।
उसे उस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुलाज़मा ये सब किसी को बता सकती थी। अगर बता भी देती, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर पुलिस। वो इस दिन उससे फ़ोन पर कह रही थी। सालार इस बात पर चढ़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता इमामा। वो कितनी बार कह चुका है। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है? उसने बताया था कि उसके माँ-बाप उसकी कोई मंगनी वग़ैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। उमामा ने बेअख्तियार उसकी बात काट दी, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उससे दोबारा कॉन्टैक्ट न करूँ, वरना उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी उसकी मंगनी कर ही नहीं सकते। तो जब वो नहीं चाहता तुमसे शादी करना और कॉन्टैक्ट करना, तो तुम क्यों ख्वार हो रही हो उसके पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है? है। उसने दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ में कहा। उसका क्या मतलब हुआ? वो उलझा। कोई मतलब नहीं है। ना तुम समझ सकते हो। तुम बस उसे जाकर कहो कि मेरी मदद है। सली अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करता है। उससे कहो कि वो आप सली अलैहिस्सलाम के लिए ही मुझसे शादी कर ले। वो बात करते-करते फूट-फूट कर रोने लगी। ये क्या बात हुई? वो उसके आँसुओं से मुतासिर हुए बगैर बोला, क्या ये बात कहने से वो तुमसे शादी कर लेगा? अमामा ने जवाब नहीं दिया। वो हचकियों से रो रही थी। वो बीज़ार हो गया। तुम या तौर बोलो या फिर मुझसे बात कर लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सालार ने फ़ौरा गाल की। कॉल रिसीव नहीं की गई। 15-20 मिनट के बाद इमामा ने उसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम रोओगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फ़ोन बंद कर दो। सालार ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, फिर तुम लाहौर जा रहे हो? उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसने उससे पूछा। सालार को उसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरानी हुई। वो वाकई ढीठ थी। वो अब भी अपनी ही बात पर उटकी हुई थी। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया है? सालार ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं बताया। वो अब खुद है, पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगी? सालार को जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतजार था। पता नहीं। वो कुछ अलझी। तुम कब लाहौर जाओगे? इस बार सालार ने झूठ बोला था। ना तो उसे कोई काम था और ना ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम बेलफ के जरिए अपने घर से निकल आओगी, तो उसके बाद तुम क्या करोगी? आई मैन, कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर उसे उस मौजू से हटाते हुए कहा। उस सूरत में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने पर तैयार ना हुआ तो मैं अभी ऐसा कुछ फर्ज नहीं कर रही। वो जरूर मेरी मदद करेगा। अमामा ने उसकी बात काटते हुए पर जोर अंदाज में कहा। सालार ने कुंधे अचकाए। तुम कुछ भी फर्ज करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे जरूर होगा। कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा बेहतर यही है कि तुम अभी यहां से न जाने का सोचो। न ही बेलिफ और कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तो तुम्हें यहां ही आना पड़ेगा। मैं दोबारा कभी यहां नहीं आऊंगी, किसी सूरत में नहीं। ये जज्बातियत है। सालार ने तबसरा किया। तुम उन चीजों को नहीं समझ सकते। उमामा ने हमेशा की तरह अपना मखसूस जमला दोहराया। सालार कुछ जज्बज हुआ। ओके, करो जो करना चाहती हो। उसने लापरवाही से कहकर फोन बंद कर दिया। कल शाम को हम लोग उसजद के साथ तुम्हारो निकाह कर रहे हैं। तुम्हारी रुख्सती भी साथ ही कर देंगे। हाशिम मुबीन ने रात को उसके कमरे में आकर उखड़े हुए लहजे में कहा। बाबा, मैं इनकार कर दूंगी। आपके लिए बेहतर है आप इस तरह जबरदस्ती मेरी शादी ना करें। तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें उसी वक्त शॉर्ट कर दूंगा। ये बात तुम याद रखना। वो सिर उठाए उन्हें देखती रही। बाबा, मैं शादी कर चुकी हूं। हाशिम मुबीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इस शादी से इनकार कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं 6 माह पहले शादी कर चुकी हूं। किसके साथ? मैं ये आपको नहीं बता सकती। बाशिम मुबीन को अंदाजा नहीं था कि वो उस औलाद के हाथों इतना ख्वार होंगे।
आग बगूला होकर वो इमामा पर लेके और उन्होंने युके बाद दीगरे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के सामने दोनों हाथ करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसमें बड़ी तरह नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहां आया था और उसी ने बाशिम मुबीन को पकड़कर जबरदस्ती इमामा से दौर किया। वो दीवार के साथ पश्ट लगाए रोती रही। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर चले आए थे। उसने उसने शादी कर ली है किसी से। हाशिम मुबीन ने गम व गुस्सा के आलम में कहा। बाबा, झूठ बोल रही है। शादी कैसे कर सकती है? एक बार भी घर से नहीं निकली। ये वो सीम था। 6 माह पहले शादी कर ली है उसने। अमामा ने सिर नहीं उठाया। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा कर ही नहीं सकती। वसीम इसकी रग रग से वाकिफ था। इमामा ने धंधलाई आंखों के साथ उसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है। क्या सबूत है? निकाहनामा है तुम्हारे पास? वसीम ने अखर लहजे में कहा, यहां नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में। मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूं, देख लेते हैं। वसीम ने बाशिम मुबीन से कहा। इमामा बेअख्तियार पुछताई, सामान से क्या मिल सकता था? शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं। तलाक दिलवाकर तुम्हारी शादी इस जज से करवाऊंगा और इस आदमी ने तलाक ना दी तो फिर उसे कत्ल करवा दूंगा। हाशिम मुबीन ने सरख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया। वो अपने बेड पर बैठ गई। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जाल में फंसने के बाद के एहसासात क्या होते हैं। ये एक इत्तेफाक था कि निकाह नामे की कॉपी सालार ने उसको नहीं भिजवाई थी। अगर उसके पास होती भी तो तब भी वो उसे बाशम मुबीन को नहीं दे सकती थी, वरना सालार हो गई। सिकंदर का नाम निकाह नामे पर देखने के बाद उनके लिए इस तक पहुंचना और उससे छुटकारा हासिल करना मंटू का काम था। और उसके सामान से निकाहनामा नहीं मिलेगा तो उसके उस बयान पर किसी को यकीन ना आ सकता कि वो निकाह कर चुकी थी। उसने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और मोबाइल पर सालार को कॉल करने लगी। उसने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहां से निकलना है और उसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और उससे कहो कि वो मेरे पेरेंट्स को मेरे शौहर की तरफ से मुझे हब्स बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोट्स भिजवाए। तुम्हारे शौहर यानी मेरी तरफ से। तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो और मेरे शौहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए उन्हें पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। अमामा ने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या खदशा है और न ही सालार ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। उससे बात करने के बाद मामा ने फोन बंद कर दिया। अगले रोज 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फोन करके हाशिम मुबीन से अमामा के सिलसिले में बात की और उन्हें अमामा को जबरदस्ती अपने घर रखने के बारे में उसके शौहर की तरफ से कहे जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फनकारते हुए उसके कमरे में गए और उसे बुरी तरह मारा। तुम देखना है मामा, तुम किस तरह बर्बाद होगी। एक एक शय के लिए तरसोगी तुम। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, उनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो। तुमने वो सारे एहसान फरामोश कर दिए जो हमने तुम पर कहे। तुम्हारे जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पेटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात उन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बड़ी तरह मुश्ताइल थीं। वो जानती थीं कि इमामा का यह कदम किस तरह उनके पूरे खानदान को मुतासिर करने वाला था और ख़ास तौर पर उनके शौहर को।
तुमने हमारे एतमाद का खून किया है। काश तुम मेरी औलाद ना होते, कभी मेरे खानदान में पैदा ना हुई होते। पैदा हो ही गई थी, तो तभी मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देता। उनकी बातों और पटाई पर नहीं रोई थी। उसने मुदाफ़ात की कोई कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ़ ख़ामोशी के साथ पटती रही। फिर हाशिम मबीन अहमद जैसे थक से गए और उसे मारते-मारते रख गए। उनका साँस फूल गया था। वो बिल्कुल ख़ामोशी से उनके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी थी। तुम्हारे पास अभी भी वक़्त है। सब कुछ छोड़ दो। उस लड़के से तलाक ले लो और असजद से शादी कर लो। हम इस सब को माफ़ कर देंगे, भला देंगे। इस बार सलमी ने तेज़ लहजे में उससे कहा, नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मद्धम मगर मुस्तहकम आवाज़ में कहा, आप मुझे इस घर से चले जाने दें। मुझे आज़ाद कर दें। इस घर से निकल जाओगी, तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कैसे मगरमुछ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें ज़लील किया है, वो तुम्हें बहुत ख़ुवार करेगा। हमारे ख़ानदान को देखकर उसने तुम्हारे साथ इस तरह चोरी-छुपे रिश्ता जोड़ा है। जब हम तुम्हें अपने ख़ानदान से निकाल देंगे और तुम पाई-पाई की मोहताज हो जाओगी, तो वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमी अब उसे डरा रही थी। अभी भी वक़्त है इमामा, तुम्हारे पास अभी भी वक़्त है। नहीं उम्मी, मेरे पास कोई वक़्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। मैं अपना फ़ैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। आप मुझे जाने दें। अपने ख़ानदान से अलग करना चाहते हैं, हम आपको यहाँ से जाने देंगे। कर दें। जायदाद से महरूम करना चाहते हैं, कर दें। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, मगर मैं करूँगी वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते का इंतख़ाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी उसे बदल नहीं सकता। ऐसी बात है, तो तुम इस घर से निकल कर दिखाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूँगा। और उस वकील को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तुम्हें अगर ये खुशफ़हमी है कि कोई कोर्ट या अदालत तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी, कहीं भी जाने नहीं दूँगा। मैं सेलफ़ के आने से पहले उस घर से कहीं और मुंतकिल कर दूँगा। फिर मैं देखूँगा कि तुम किस तरह अपने फ़ैसले को तब्दील नहीं करतीं। और मुझे अगर वो लड़का ना मिला, जिससे तुमने शादी की है, तो फिर मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, उस जज से तुम्हारी शादी कर दूँगा। मैं उस शादी को सिरे से मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ़ वो होगी, जो मेरी मर्ज़ी से होगी, उसके अलावा नहीं। वो मुश्ताइल अंदाज़ में कहते हुए सलमी के साथ बाहर निकल गए। वो हैं, दीवार के साथ खड़ी खौफ़ज़दा और परेशान नज़रों से दरवाज़े को देखती रही। उसने जिस मकसद के लिए शादी की थी, उसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। हाशिम मुबीन अहमद अपनी बात पर चट्टान की तरह उड़े हुए थे। बेचारी इमामा बीबी, नासरा ने सालार के कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज़ में अफ़सोस का इज़हार करते हुए कहा। सालार ने मड़कर उसे देखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई किताबों को समेट रहा था। नासरा उसे मतवज्जा देखकर तेज़ी से बोली, बड़ी मार पड़ी है, जी कल रात को। किसको मार पड़ी है? सालार ने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को जी, और कैसे? वो किताबें एक तरफ करते-करते रख गया और नासरा को देखा, जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़-पोंछ कर रही थी। हाशिम मुबीन ने कुल बहुत मारा है उसे। सालार बेहद महफ़ूज़ हुआ। वाक़ई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पिटाई की है। मेरी बेटी बता रही थी। नासरा ने कहा। वेरी नाइस। सालार ने बेअख्तियार तबसरा किया। जी, आप क्या कह रहे हैं? नासरा ने उससे पूछा। उसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासरा को बड़ी अजब लगी। उसे तौक़ा नहीं थी कि वो इस खबर पर मुस्कुराएगा। उसके ज़ाती और अंदाज़ों को के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे, उस पर सालार को बहुत ज़्यादा अफ़सरदा होना चाहिए था। मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। बेचारी इमामा बीबी को पता चल जाए कि सालार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे,